बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा एरिया है जो आज तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा एरिया जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वह है जनाब मॉडिफिकेशन विच चेंजेस दी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है जी, क्या मतलब सर? सर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन हो और उसमें मॉडिफिकेशन ऐसी हो कि वो कैश सेटल्ड बन जाए, हो एक्विटी सेटल्ड लेकिन मॉडिफिकेशन उसमें ऐसी हो कि वो क्या बन जाए, कैश सेटल्ड बन जाए। ठीक है जी, या कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन हो और मॉडिफिकेशन उसमें ऐसे हो कि वो एक्विटी सेटल्ड बन जाए। सर थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान देना सर। मैं पहले देखने जा रहा हूं सर, एक्विटी सेटल्ड टू कैश सेटल्ड। ठीक है जी, आइए जरा सर मिसाल देते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी के ग्रांट्स 1000 शेयर्स टू इट्स सीईओ सब्जेक्ट टू अ 4 ईयर सर्विस कंडीशन। 1000 शेयर्स देने, शेयर ऑप्शन देने, 1000 शेयर ऑप्शन हैं, 4 साल की सर्विस कंडीशन है। द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन इज 8। देखिए ये है सर मेरे पास एक एक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, तो मेरे पास सर ईयर है, इंस्ट्रूमेंट है, फेयर वैल्यू है, टाइम है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, पीरियोडिक एक्सपेंस है। ठीक है जी, अब बनाए सर मेरे पास पहला साल है 2010 का, ये एक एक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन है। 1008 1/4 क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ये आ गया, पीरियोडिक एक्सपेंस ये आ गया। 2010 में मैंने एक एंट्री पास की होगी सर, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 2000 से और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अच्छा मुझे एक चीज पता चल गई कि यार अगर कुछ भी ना हो, हालात ऐसे ही रहें, तो 2000 रुपए का एक्सपेंस हर साल बुक होगा। ये मेरा मिनिमम एक्सपेंस है जो हर साल बुक होता रहेगा। ठीक है जी, अब हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 2011, तो पहले 2011 के एंड तक आ जाए, 1000 ही रहे, ये 8 ही रहे, ये 2/4 हो जाए, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 4000 हो गया। अब बताएं सर मैं अपने पास 2011 का एक हिसाब किताब करता हूं सर। 2011 में फिर मेरे पास सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 2000 रुपए से और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से भैया, 2000 से। इस स्टेज पे आके कंपनी चाह रही है कि सर एक कैश ऑल्टरनेटिव यानी चाहे तो एम्प्लॉय कैश ले ले, चाहे तो शेयर ले ले, ये ऐड करना चाह रहे हैं सर हम। अब कैश ऑल्टरनेटिव ऐड करने से इफेक्टिवली सर इसकी क्लासिफिकेशन लायबिलिटी की बन जाएगी। ठीक है जी सर, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मतलब काउंटर पार्टी के पास राइट आ जाएगा, तो हम लायबिलिटी के हिसाब से लेके चलते हैं उसको। ठीक है जी, अब बताएं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के लेके चलते हैं, लायबिलिटी की अकाउंटिंग करते हैं, फिर जो बचता है एक्विटी होती है। लेकिन सर जनरली जब इस तरह की मॉडिफिकेशन आती है तो 1000 इंस्ट्रूमेंट पूरे के पूरे लायबिलिटी में कन्वर्ट होंगे। क्यों सर? वो कहेगा भाई मैं कैश ऑल्टरनेटिव ले लो उतने ही शेयर्स का जितने तुम्हारे पास, मतलब वहां ऐसे होता रहा कि 40,000 शेयर्स ले लो या 38,000 शेयर्स का कैश ले लो, या वो आपसे कह रहा है 1000 शेयर्स ले लो या 1000 के बराबर ही कैश ले लो, तो इसका मतलब सर मेरे पास इक्विटी का कंपोनेंट बचेगा ही नहीं। तो सर ये याद रखिएगा, ऐसी मॉडिफिकेशन जिसमें कैश ऑल्टरनेटिव ऐड हो जाए शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, शुरू में नहीं हो, बाद में कैश ऑल्टरनेटिव ऐड हो, तो सर याद रखिएगा कि सर जनरली वो पूरी अमाउंट लायबिलिटी बनती है, क्योंकि सर शेयर ऑप्शंस में 1000 शेयर्स हैं और सर जो कैश में मिलेगा वो भी 1000 शेयर के बराबर की अमाउंट मिलेगी। अच्छा जी, तो अब मैं जाता हूं, तो सर ये कह रहे हैं कि जनाब एड अ कैश ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू विच एम्प्लॉय कैन चूज अ कैश पेमेंट दैट इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन। तो सर पूरी की पूरी अमाउंट लायबिलिटी बन गई। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इज ओनली 4.8। अब है प्रॉब्लम, क्या मतलब सर 4.8? अगर सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप लायबिलिटी को रीमेजर करो, कैलकुलेट करो, लायबिलिटी क्या होती अगर ये डे 1 से क्या चल रहा होता, अगर ये डे 1 से लायबिलिटी चल रही होती, तो आज 2011 के एंड पे 1000 की वैल्यू 4.8 होती। और सर कितना टाइम गुजर चुका है, 2/4। सर मेरे पास क्यूमुलेटिव अमाउंट कितनी होती सर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 2400। मेरा एक सवाल है, मेरे पास इस वक्त शेयर बेस्ड पेमेंट का बैलेंस कितना पड़ा, कैरिंग अमाउंट कितना सर, दिस प्लस दिस, सर 4000 रुपए का कैरिंग अमाउंट है, इक्विटी पड़ी है 4000, लायबिलिटी आ रही है 2400। तो सर आपको स्टैंडर्ड कहता है पूरा का पूरा रिजर्व उठाओ इक्विटी का 2011 के एंड पे, इसको कन्वर्ट कर दो लायबिलिटी में। यानी सर आप करें ये कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व करें डेबिट, कितने सर 2 + 2
4000 से। सर लायबिलिटी क्रिएट कर दें कितने से? 2400 से। और सर मेरे पास फिर बाकी इक्विटी में मूवमेंट करना, गेन बुक नहीं कर देना बाबू, गेन बुक नहीं करना, गेन बुक नहीं करना, इक्विटी में पार्क करना है इसको। कितने? सर 1600 रुपए। अब बताएं सर मेरे पास रिटेनिंग में मैंने डाल दी, अब बताओ मेरे पास लायबिलिटी 2400 पे आ चुकी है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व खत्म हो चुका है, ऐसा 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाकी है। याद रखना लायबिलिटी की ये फेयर वैल्यू तब्दील होती रहेगी, तब्दील होती रहेगी। अच्छा जी, अब सुनिए 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 दोस्त, सुकून से सुनिए। सर आए जरा, मैं आपको एक पैरा पढ़वाना चाहता हूँ। सर ये स्टैंडर्ड में पैरा इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैं KPMG की चूंकि सर गाइडेंस यूज कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए जरा काम आसान हो जाता है। अच्छा जी, मैं एक पैरा रीड कर रहा हूँ, आई होप ये आपको नजर आ रहा हो, आपके लिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। वो कह रहा है जनाब, अ चेंज फ्रॉम इक्विटी सेटल्ड टू कैश सेटल्ड अराइजिंग फ्रॉम अ मॉडिफिकेशन वुड अकर if for example a cash alternative at the employee's discretion is subsequently added to an equity settled transaction that results in reclassification as a financial liability। वो कह रहा है भाई आपने कैश ऑल्टरनेटिव ऐड कर दिया तो अब फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे उसको देखो। सच अ मॉडिफिकेशन लीड्स टू अ रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन किसकी? इक्विटी से लायबिलिटी में आना। एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एट एन अमाउंट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी फ्रॉम इक्विटी टू लायबिलिटीज। ठीक है जी, याद रखना सर लायबिलिटी को आपने रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। अब देखो क्या कह रहा है वो, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मॉडिफिकेशन इज लेस देन द अमाउंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंक्रीज इन इक्विटी। सर वो कह रहा है बाबू ये जो तुम्हारे पास अमाउंट आ रही है ना लायबिलिटी की 2400, अगर ये लेस देन है इसके बैलेंस से, कैरिंग अमाउंट से, तो क्या करोगे? देन नो गेन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन the amount recognized to date in equity and the amount reclassified for the fair value of liability। सर आपने ये काम नहीं करना कि आपने गेन बुक करना, the difference remains in equity। सर रिटेनिंग में ट्रांसफर कर दो इसको, इक्विटी टू इक्विटी करना, लायबिलिटी नहीं बनाना। ठीक है जी, अब सुनिएगा दोस्त, यहां तक तो कहानी हो चुकी है। सर ये अकाउंटिंग हमने देख लिया, मॉडिफिकेशन डेट। अब अज्यूम करें जब हम जाते हैं सर 2012 में, 2012 में मैं आपसे कहता हूं 1000, अब अज्यूम करें सर ये वैल्यू हो चुकी है 5.2, कितनी हो चुकी है? 5.2, लेकिन मैं इसको रखूंगा 4.8 ही। क्यों बता रहा हूं, 4.8 ही रखूंगा, 3 डिवाइड बाय 4। दो सर लायबिलिटी की वैल्यू 5.2 हो चुकी है, 4.8 मैंने अनचेंज रखा है इसको। 3600, बताओ एक्सपेंस कितने का आ रहा है सर मेरे पास? 1200। अब बताओ मैं क्या करूं, अब बताओ क्या करूं मैं? 2012 सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस कितने से? ऊपर वाला तो मेरे लिए बेकार हो गया ना। रेम्यूनरेशन एक्सपेंस कितने से बाबू? कितने से? 1200 से। नहीं 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 सर, स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि वो एक्सपेंस जो ओरिजिनल ग्रांट डेट के हिसाब से बुक होता है वो मिनिमम एक्सपेंस है, उससे कम एक्सपेंस बुक नहीं करना। तो चेक करो 2012 पे, अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती तो सर मेरे पास क्या हिसाब बन रहा होता? सर मेरे पास, ओहो, सर ये अमाउंट बन रही होती 2000 रुपए की, तो एक्सपेंस 1200 का बुक नहीं हो सकता। तो क्या करूं सर, 2000 से एक्सपेंस बुक करूं, मिनिमम एक्सपेंस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से जो एक्सपेंस बनता वो होगा। बताओ बाकी का क्या करूं? सर बाकी में लायबिलिटी क्रिएट कर दें कितने से? 1200 रुपए से, और डिफरेंस को आप डाल दें सर इक्विटी के अंदर। जनाब कितने से? सर ये याद रखिएगा, बेयर मिनिमम एक्सपेंस जो आपने बुक करना है वो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से। अच्छा जी, 2 स्टेप्स हो गए। पहले सर मैंने क्या किया, मॉडिफिकेशन की रिक्लासिफिकेशन वाले डेट के ऊपर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग की सर सब्सिक्वेंटली। सर लेकिन ये वैल्यू तो 5.2 है, अभी एक तीसरा टेबल बनेगा, एक तीसरा टेबल बनेगा 2011, सेम ये रिपीट करो। व्हाट इफ 2012 में मैं इसको कर दूं, प्लीज सर बोर्ड पे लिखना, काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ये। 5.2 तो बताओ मेरे पास सर 3 डिवाइड बाय 4, पता है सर मेरे पास ये अमाउंट आती 1500 रुपए की, मेरे पास ऊपर अमाउंट कितनी है? 1200 रुपए की। तो दिमाग में रखना ये जो 300 रुपए का अमाउंट है इसको अलग से बुक करोगे, P&L डेबिट कितने से? 300 रुपए से। और इसके बाद सर, इसके बाद लायबिलिटी ग्रेड, लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन अलग रखी हमने। अब बताओ सर मैं क्या करूंगा? मैंने किया क्या सर, पहले रिक्लासिफिकेशन पे लायबिलिटी क्रिएट की फेयर वैल्यू से, ये लायबिलिटी कम थी, मैंने बाकी का डिफरेंस रिटेनिंग में डाल दिया। सर फिर मैंने अगले साल क्या किया, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस लायबिलिटी के हिसाब से निकाला, फेयर वैल्यू अनचेंज रखते हुए सर 1200 रुपए आ गया। अब मैंने देखा सर मेरे पास रेम्यूनरेशन तो यार ओरिजिनल जो अवार्ड था
उसके हिसाब से ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से सर 2000 बनता है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 1200, गलत हो जाएगा यार। स्टैंडर्ड कहता है मॉडिफिकेशन ऐसी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी अकाउंटिंग नहीं करो अगर वो तुम्हारे ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के बराबर जो एक्सपेंस है उससे कम एक्सपेंस बुक करवाए। तो मैंने सर एक्सपेंस 2000 से बुक कर लिया, लायबिलिटी इसमें डाल दी, इक्विटी इसमें डाल दी। सर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन को अलग रखो, अगर मिक्सअप कर दोगे तो तुम्हारे पास ये जो इक्विटी का कंपोनेंट आ रहा है चेंज आएगा। लायबिलिटी को अलग रखो, उसकी रिवैल्यूएशन को अलग रखो। अब बताओ मैंने सर इसको रिवैल्यू किया तो 1500 रुपए की अमाउंट आ रही है, 300 मैंने अलग से लायबिलिटी में डाल दिए। अब बताएं सर 2013 में 1000, सर ओरिजिनल एक्सपेंस के हिसाब से ये बनता 2000। अब बताएं सर मैं इधर काम कर रहा हूं, बताएं अगर इसको मैं करूं 2013 1000, सर मैं कह रहा हूं जनाब अभी हो चुका है 6.2, लेकिन मैं अभी भी यहां कितना रखूंगा सर 4.80, ठीक है जी। सर मेरे पास फिर 1200 रुपए का एक्सपेंस, तो बताएं मैं 2013 में जब एंट्रीज पास करूंगा, अच्छा मैं इधर अज्यूम करता हूं सर 6.2 हो चुकी है वैल्यू 2013 1000, सर मेरे पास 4/4 2300। अब बताएं सर मैं क्या एंट्री पास करूं 2013 में सर मेरे पास पहले इस 1200 को ओरिजिनल एक्सपेंस 2000 से कंपेयर करो, कम है 2000 का एक्सपेंस बुक करो, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 2000 रुपए से, फिर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से भैया 1200 रुपए से, और इक्विटी क्रेडिट कितने से भैया 800 रुपए से। अगली एंट्री एक और झटका लगा सर कंपनी को। सर कंपनी आम हालात में सर एक्सपेंस बुक करती है कितने का 1200 रुपए का, 2300 रुपए हो गए सर। इसका मतलब है सर कंपनी को एक एक्सपेंस पीएनएल में डालना पड़ेगा फर्दर, कितने से एक्सपेंस डालना पड़ेगा सर 1300 माइनस 1200 कितने 1100 रुपए, और लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 1100 रुपए, ठीक है जी। सर आए जरा इसको मैं किताब से एक्सप्लेन करूं, तो सर 2013 में हम इस तरह इसको लेके चलेंगे, ठीक है जी 2013, ठीक है जी। अब बताएं सर ये याद रखिएगा स्टेप्स ये रहेंगे कि आप साल के एंड पे एक्सपेंस बुक करोगे, ठीक है ना, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू को अनचेंज रख के फिर लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन अलग से करोगे। आए जरा सर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा भी दूं, स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली लिखा क्या है सर इसके अंदर। उसने आपको कहा जनाब इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिकग्नाइज्ड on modification is less than the amount previously recognized in equity, no gain shall be recognized as the difference between the amount recognized today's date in equity and the amount reclassified for the fair value of liability, ठीक है जी। the difference remains in equity। देखें यहाँ पर हमने 2400 रुपए की लायबिलिटी कैलकुलेट की, 2400 रुपए की, ठीक है जी, और याद रखना 4000 रुपए की इक्विटी थी, तो हमने सर जब इक्विटी को लायबिलिटी से नॉक किया तो डिफरेंस पे गेन बुक नहीं किया, रिटेन एंडिंग में पैसे डाल दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर वो आगे कह रहा है जनाब subsequent to the modification the entity continues to recognize the grant date fair value of equity instrument granted as the cost of share based payment, यानी कम से कम एक्सपेंस। देखें अगर सर आपने इसको चेंज किया तो आपके पास आगे से लायबिलिटी 1200 रुपए पे आ गई, एक्सपेंस 1200 रुपए का आ गया, लेकिन आप चेक करें मैंने एक्सपेंस सर 2000 रुपए ही बुक किया है, इसलिए 2000 रुपए बुक किया है क्योंकि सर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू जो इक्विटी साइड ट्रांजैक्शंस की थी, अगर आपने इसको रिक्लासिफाई किया और उससे एक्सपेंस कम हो गया, ये अलाउड नहीं है। एक्सपेंस आपको पुराने हिसाब से कम मिनिमम एक्सपेंस हर साल 2000 का बुक करना पड़ेगा। तो मैंने सर बुक किया 2000 से, 1200 रुपए से लायबिलिटी बुक की, मजबूरन 800 रुपए मुझे इक्विटी में डालने पड़े। फिर वो कह रहा है जनाब कहाँ गया, subsequent to the modification, the entity continues to recognize the granted fair value of equity instrument granted as a cost of share-based payment. However, any subsequent measurement of liability from the date of modification is also recognized in P&L. वो कह रहा है इसके बाद आपने एक्सपेंस अलग से बुक करना है लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन का, ठीक है जी। आई होप आप ये कर लोगे। याद रखना लायबिलिटी को आपने सर लायबिलिटी क्लासिफाई की, शुरू में लेकर आया, शेयर बेस्ड पेमेंट हटाया, आगे से आपने रेम्यूनरेशन एक्सपेंस सर बुक करना शुरू किया, ये चेक किया कि आपके पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस 2000 से कम नहीं होना चाहिए। कर लोगे मैनेज? सर इसका मैं पार्ट बी करवा रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर लें। अच्छा जी, यहाँ जरा सर एक इसका और सवाल देखते हैं इसी तरह का। ये कह रहे हैं जनाब, ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी के ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शंस टू इट्स CEO सब्जेक्ट टू अ 4-year कंडीशन। द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू इज 8
टोटल ग्रांट डेट फेयर वैल्यू इज 8,000 एट द एंड ऑफ 2011 के एड्स अ कैश ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब है शुरू के 2 साल तो बड़े सुकून के गुजरे, ठीक है जी। तो आप नीचे आ जाएं सर। सबसे पहले मुझे एक बात ये बताएं सर, मेरे पास ईयर, इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू, टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, पीरियोडिक एक्सपेंस, ठीक है जी। मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं सर 2010 2011। 2010 और 11 में मामला बिल्कुल सही रहे। 8 फेयर वैल्यू 1/4 2/4, ठीक है जी। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस अब बताएं मैंने 2 सालों की एंट्रीज क्या पास की होंगी सर। 2010 में मैंने एंट्री पास की है रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट, ₹2,000 से। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से भैया? ₹2,000 से, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसी तरह मैंने 2011 में भी यही एंट्री रिपीट की होगी। अब 2011 में ना हमने कैश ऑल्टरनेटिव ऐड कर दिया, तो सर ये लायबिलिटी बन गई। अब बताएं उसमें था क्या। वो कह रहे कैश ऑल्टरनेटिव जब हमने ऐड किया तो उस दिन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इज 9, ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है। तो अब बताओ मैं क्या करूं सर। अगर मैं एक टेबल और बनाऊं यहां पर 2011 के दिन बैठ के 1000 इंस्ट्रूमेंट, ₹9 की फेयर वैल्यू, 2 साल गुजर चुके हैं सर। मेरे पास जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आता है वो 4,500 आता है। अब बताएं मेरे पास तो लायबिलिटी 4,500 पे आ रही है, एक्विटी तो मेरे पास 4,000 की पड़ी हुई। अब तो सर मैं 2011 की एंड पे हूँ और मैं अपने पास सर एक एंट्री पास कर रहा हूँ शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट कितने से सर? 4,000 से। 2 और 2 4 सर मैं लायबिलिटी अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ कितने? 4,500 से। अब देखिए स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इसका हमने करना है, तो आप सर इसको इक्विटी से भी रूट कर सकते हैं और इसको एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं। केपीएमजी दोनों चीज़ों को सर एक्सेप्ट करता है। केपीएमजी ये कहता है जनाब इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मॉडिफिकेशन डेट इज ग्रेटर देन द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी देन इन आवर व्यू 2 अप्रोचेज आर एक्सेप्टेबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेस लायबिलिटी। वी बिलीव दैट द एंटिटी शुड चूज एन अकाउंटिंग पॉलिसी to be applied consistently. The excess is recognized as an expense and the entire liability is recognized here. Number 2, entire liability is recognized here, reclassified from equity and not recognizing any P&L. इसका मतलब है सर या तो आप इस डिफरेंस को P&L में डाल दो, ठीक है जी, लॉस बुक कर लो कितने से जी? ₹500 से, या आप इसको सर रिटेनिंग में डाल दो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन जो काम करो उसको फिर पॉलिसी बना लो, ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास ये ₹9 ऊपर ₹8 आ रहा है, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं आपको कहूँ मुझे 2012 की एंट्रीज चाहिए तो सर 2012 में अज्यूम करो लायबिलिटी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है ना। तो मैं इसको सर अनचेंज रखूंगा, ये वाला टेबल बनेगा अनचेंज्ड। अज्यूम करो लायबिलिटी चेंज नहीं होती, ये 9 ही रहती सर, 3/4 हो जाता ये। बताएं सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इतना आता और पीरियोडिक मेरे पास 2250 आता सर। ये मेरे पास एज इट इज 2012 में आ जाता सर कोई 3/4, ये आ जाता 6,000। अब बताएं सर इसके हिसाब से एक्सपेंस बन रहा है 2,000, लायबिलिटी के हिसाब से बन रहा है 2250, लेकिन लायबिलिटी की वैल्यू 9 नहीं है, लायबिलिटी की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो सर मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा सर। 2012 सर 1000 यूनिट्स या 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, ₹10 टाइम 3/4 क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 7,500। अब बताओ सर मुझे अपनी लायबिलिटी को 4,500 से 6,750 पे लाना है, तो मैं रेम्यूनरेशन एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ कितने सर? 2,250। क्या ये ओरिजिनल एक्सपेंस से कम है ज्यादा है? कम होता मैं फर्दर एक्सपेंस बुक करता, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब लायबिलिटी क्रिएट कर दें 2250। अब बताओ मेरी लायबिलिटी सेंटर के बाद कहाँ आ गई सर? 6,750 पे। अब बताओ सर मेरे पास लायबिलिटी की फेयर वैल्यू के हिसाब से तो 7,500 बनता है, तो मजीद लायबिलिटी बुक करो, ठीक है जी। मजीद लायबिलिटी सर रिवैल्यूएशन P&L डेबिट कितने से लॉस रिवैल्यूएशन का सर? 7,500 माइनस 6,750। और मैं क्या करूं सर? लायबिलिटी क्रिएट कर दूं कितने से? अब देखिए सर आप ये याद रखिएगा, यहां आपने पहली वाली एंट्री में इक्विटी को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया कि आपके पास ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 2,000 रुपए, फेयर वैल्यू के हिसाब से जो एक्सपेंस बन रहा था वो 2,000 था, लायबिलिटी के हिसाब से 2,500 बन रहा है।
अब बताएं सर मैं एक और साल की एंट्री पास करता हूँ, सिर्फ 2013 में ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होता अगर ये रिक्लासिफिकेशन नहीं होती? सर ये होता मेरे पास 4/4 2000। सर अनचेंज लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली फेयर वैल्यू रखी है मैंने, तो सर ये 2250 आ रहा है। सर मैं अज्यूम करता हूँ प्रैक्टिकली ये वैल्यू सर कोई 11.5 रुपये हो चुकी थी या से 10.5 हो चुकी थी, ठीक है जी। फेयर वैल्यू लायबिलिटी की 10.5 हो चुकी थी, अच्छी बात है सर, 4/4 कर दा। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई कि मेरे पास सर एक्सपेंस आ रहा है कोई 3000 का, लेकिन सर इसको मैं सबसे पहले काम करूंगा 2013 में, बताएं सर मैं ओरिजिनल एक्सपेंस बुक करूं 2000 का या ये वाला एक्सपेंस बुक करूं 2250 वाला? सर 2250 वाला ज़्यादा है तो आप ये बुक करोगे, तो इसका मतलब लायबिलिटी इक्विटी तो आएगी नहीं। मैं करूंगा सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 2250, और सर मेरे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी का रेट कितने से 2250। इसके बाद मैं ये देखूंगा कि सर मुझे 2250 और 3000 का डिफरेंस, सर मजीद कुछ लायबिलिटी बुक करनी है, लेकिन लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन है। पीएनएल डेबिट कितने से 750 से, और मेरे पास लायबिलिटी क्रेडिट। अब बताएं सर मेरे पास लायबिलिटी का बैलेंस अल्टीमेटली 3 सालों बाद कितना हो चुका है, कैरिंग अमाउंट कितना हो चुका है सर? सर यहां से मैंने इसको डालना शुरू किया लायबिलिटी में, 4500 एक, 2250 एक, 7500 एक, 2250 एक और 7500 एक। सर ये बचा रहा है 10,500। यही है सर मेरे पास फेयर वैल्यू लायबिलिटी की, बिल्कुल सही है सर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप ये उनको देख लोगे, रिक्लासिफाई करो, देखो एक्सपेंस की अमाउंट कम है ज़्यादा, अगर एक्सपेंस की अमाउंट कम हो ग्रांट डेट का एक्सपेंस कम से कम बुक करो, डिफरेंस जो है वो इक्विटी में डाल दो, और अगर ज़्यादा है तो सर फिर आप सिर्फ लायबिलिटी पे बुक करो। याद रखना लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन हमेशा अलग होगी, 3 टेबल बनाना है इधर, ठीक है जी, याद रखिएगा सर। थैंक यू वेरी मच।